Assalamu alaikum dear students. My name is Imran Anwar and you are watching Scope CSS Club YouTube channel. हम आउटलाइन पे बात कर रहे थे पिछले लेक्चर में, तो टॉपिक पे बात करते करते कि टॉपिक सेलेक्ट कैसे करना है, अंडरस्टैंड कैसे करना है, काफ़ी टाइम हो गया। तो आउटलाइन को कंटिन्यू करते हैं हम। आउटलाइन है क्या? आउटलाइन बेसिकली इज़ द स्केलेटन ऑफ योर एसे। वो ढांचा है जिसको आप सामने रख देते हैं एग्जामिनर के ये बताने के लिए कि मैं इस पैटर्न को फॉलो करूंगा अपने पॉइंट ऑफ व्यू को प्रूव करने के लिए। आउटलाइन इज अ फॉर्मल सिस्टम यूज्ड टू थिंक अबाउट एंड ऑर्गेनाइज योर आइडियाज। थिंक अबाउट एंड ऑर्गेनाइज योर आइडियाज। ऑर्गेनाइजेशन अलग चीज़ है, थिंकिंग अलग चीज़ है। थिंकिंग आपके ब्रेन स्टॉर्मिंग को इन्वॉल्व करती है कि टॉपिक को देख के आपके दिमाग में क्या क्या आइडियाज आते हैं। आउटलाइन जो है मेरे नज़दीक जो सर्व करती है पर्पस को, वो ये है कि वेदर योर आइडियाज कनेक्ट टू ईच अदर और नॉट। वेदर योर आइडियाज कनेक्ट टू ईच अदर और नॉट। आपको आउटलाइन से पता चल जाएगा जब आप आउटलाइन बना रहे होंगे कि क्या आपके आइडियाज एक दूसरे के साथ कनेक्टिव हैं कि नहीं है, कनेक्टेड हैं कि नहीं है। अगर नहीं होंगे तो आप उसको साइड लाइन करते जाएंगे। एक चीज़ याद रखिएगा, कभी भी नीट आउटलाइन से काम शुरू ना करें, हमेशा लास्ट पेज पे आउटलाइन बनाएं। मैं तो ये कहता होता हूँ स्टूडेंट्स को कि अगर इवन पीएमएस की अगर हम एग्जांपल लें तो अगर आपके पास 2 घंटे हैं ऐसे के लिए, पीएमएस में 2 घंटे होते हैं, सीएसएस में 3 घंटे, तो अगर आप एग्जांपल लें, टॉपिक को लें और उसके आउटलाइन बनाएं तो रफ बनाएं पहले। चाहे पहला आधा घंटा आपका आउटलाइन बनाने में लग जाए, बेसिक चीज़ आपके आउटलाइन है, आपके पास एक वे फॉरवर्ड जो है वो बिल्ड हो जाता है और उसको आप लेके चलते हैं। तो ये आइडियाज़ कनेक्ट कैसे करते हैं एक दूसरे से, पहली चीज़ तो ये बताती है आउटलाइन। फिर दूसरी चीज़ ये बताती है कि व्हाट ऑर्डर ऑफ आइडियाज़ will work best for you, या which order of idea works best for you। आउटलाइन आपके आइडियाज के ऑर्डर को भी बताती है। देखें, जब आप किसी चीज़ की काजेज को बयान करते हैं ना, तो कुछ काजेज होती हैं जिनको आप प्रायोरिटी पे पहले नंबर पे रखते हैं, क्योंकि आपके पास उसको प्रूव करने के लिए मटेरियल इतना होता है जो दूसरों को प्रूव करने के लिए नहीं होता। तो ऐसे जैसे लेस इंपॉर्टेंट जो कैटेगरीज होती हैं उसको आप नीचे रखते जाते हैं। अब इस तरह से आपको आउटलाइन ही ये बताती है कि कौन सा ऑर्डर ऑफ आइडिया जो है वो आपके लिए बेस्ट वर्क करेगा। और तीसरे नंबर पे कि जो एविडेंस है, एविडेंस का जो अंदाज़ा है वो आपको रफ आउटलाइन से हो जाता है कि ये रफ आउटलाइन है और इसमें आपके पास किस पॉइंट के लिए एविडेंस हैं और किस पॉइंट के लिए एविडेंस नहीं है। तो लिहाजा ये 3 चीज़ें जो है वो ज़हन में रख लें कि आउटलाइन में ही क्लियर हो जाती हैं कि आपके आइडियाज़ क्या हैं, क्या वो एक दूसरे से कनेक्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, क्या आइडियाज़ का ऑर्डर ठीक है आपके, क्या आप उस आइडिया को पहले नंबर पे रख रहे हैं जिसके ऊपर आपके पास सबसे अच्छा और ज़्यादा मटेरियल है, और क्या एविडेंसेस हैं आपके पास उनको प्रूव करने के लिए। तो जब आप रफ आउटलाइन बनाएंगे लास्ट पेज पे तो आपको खुद ही आइडिया हो जाएगा कि ये एविडेंस जो है ये इस पॉइंट में एविडेंस नहीं है, तो आप नीट में कभी भी नहीं लिखेंगे। और एक चीज़ और, हमेशा आउटलाइन में फ्लेक्सिबिलिटी रखें, क्योंकि जब आप नीट आउटलाइन बना के ऐसे लिखना शुरू कर देते हैं तो कुछ आइडियाज़ आपको लिखते वक्त आते हैं, तो समटाइम्स ये नहीं मैं कहता कि वहाँ पे जगह नहीं होती उसको करने के लिए सेटल, लेकिन वो आइडियाज़ इतने इंपॉर्टेंट होते हैं, आपको लगता होता है कि ये पॉइंट अगर मैं पहले नंबर पे लिखता ना तो ज़्यादा इंप्रेशन पड़ना था। तो इसलिए फ्लेक्सिबिलिटी आउटलाइन में होना ज़रूरी है। तो ये 3 चीज़ें हैं। टाइप्स ऑफ आउटलाइन, 2 तरह की आउटलाइन होती है जी। एक जो है वो टॉपिक आउटलाइन होती है और एक सेंटेंस आउटलाइन होती है। जो टॉपिक आउटलाइन है वो शॉर्ट फ्रेजेस के ऊपर होती है और ये वहाँ वर्क करती है जहाँ पे आपके पास आइडियाज़ ज़्यादा होते हैं और ज़्यादातर चलती ही
टॉपिक आउटलाइन है। ठीक है, अब टॉपिक आउटलाइन में क्या करते हैं हम, शॉर्ट फ्रेजेस होते हैं एंड वी आर डीलिंग विद अ नंबर ऑफ इश्यूज। फॉर एग्जांपल इफ यू आर गोइंग टू हैव एन एसे ऑन एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन वुड एम्पावर पाकिस्तान, जैसे हमने पिछले लेक्चर में बात की थी उस टॉपिक की, तो हमारे पास ये शो करना है हमने कि हाउ एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन वुड एम्पावर पाकिस्तान। तो उसके आगे हमारे पास कैटेगरीज हैं। सोशल लेवल पे अगर एम्पावर्ड होती हैं वुमेन तो सोशल प्रॉस्पेरिटी है, इकोनॉमिक लेवल पे क्या होगी उसके असरात, इसके अलावा पॉलिटिकल अगर लेवल पे एम्पावर्ड होती हैं वुमेन तो उसके ऊपर क्या असरात होंगे, कंट्री के ऊपर सॉरी उसके क्या असरात होंगे। तो ये चीज़ें हमने देखनी है, ये सारी सब कैटेगरीज हैं। तो जब तक आपके पास फर्दर कैटेगरीज नहीं होती तब तक टॉपिक आउटलाइन वर्क नहीं करती। सेंटेंस आउटलाइन जो है ये ज़्यादातर कम्प्लेक्स टॉपिक्स में आती है। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने पहले कहा पिछले लेक्चर में कि इफ़ लाइफ थ्रोज लेमन मेक लेमनेड, ये अब कम्प्लेक्स थोड़ा टॉपिक है, तो आप इसको सिंबॉलिक वे में इंटरप्रेट करेंगे जी कि अपॉर्चुनिटी का भी सिंबल हो सकता है लेमन, कि अगर लाइफ आपको अपॉर्चुनिटी दे रही है तो उसका फुल यूज़ करो, उसको लेमनेड बनाओ। या लेमन जो है वो हार्श रियलिटीज़ का सिंबल हो सकता है, जिसको आप लेमन से आप जो है वो लेमन वाटर बनाते हैं और उसको मीठा कर देते हैं। तो मतलब ये है कि मुख्तलिफ वे में आप इंटरप्रेट करते हैं तो फिर उनकी आगे सब कैटेगरीज नहीं बनती। तो जब सब कैटेगरीज नहीं बनती तो फिर टॉपिक आउटलाइन वर्क नहीं करती। जिस टॉपिक में सब कैटेगरीज कम बनती हैं उसमें ज़्यादा स्टूडेंट सेंटेंस आउटलाइन को जो है वो तरजीह देते हैं। अब सेंटेंस आउटलाइन में क्या होता है कि फुल सेंटेंसेस लिखे जाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप लिख रहे हैं कि इफ़ गॉड रस्ट्स व्हाट शैल आयरन डू, ये 2013 के पेपर में आया हुआ है, इफ़ गॉड रस्ट्स व्हाट शैल आयरन डू। अब ये कम्प्लेक्स टॉपिक है, इसको आप आगे फर्दर कैटेगरी में बहुत कम है कि आप लेके चलें, तो आपके 4-5 पॉइंट्स बनते हैं, वो भी सेंटेंस में पूरे। फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि गोल्ड जो है वो एक एक्सट्रीम जो है वो प्योरिटी का सिंबल है, ठीक है, और जो आयरन है यानी गोल्ड प्योरिटी का और कॉस्टली चीज़ का सिंबल है, आयरन जो है वो चीपर है। तो अगर गोल्ड को जंग लग रहा है तो आयरन का क्या हाल होगा। तो इसको आप डिफरेंट वे में इंटरप्रेट कर सकते हैं कि अगर डेमोक्रेसी का ये हाल है तो डिक्टेटरशिप का क्या होगा, अगर रिलीजियस लीडर्स का ये हाल है तो दूसरों का क्या होगा, पॉलिटिकल लीडर्स का ये हाल है तो उनके फॉलोअर्स का क्या होगा। मतलब उसको आप पूरे सेंटेंस वाइज आपने इम्प्लीमेंट करना है उसको। तो जो फर्दर कैटेगरीज नहीं बनती उसमें सेंटेंस आउटलाइन आती है और ये ज़्यादातर कम्प्लेक्स टॉपिक्स को जो है वो डील करने के लिए यूज़ होती है। इसके बाद हम देखते हैं जी कि आउटलाइन को हमने फिर कैसे लेके चलना है मज़ीद। आउटलाइन के लिए एक चीज़ देखें कि जो आउटलाइंस में आप सबसे पहले टॉपिक को लेते हैं, टॉपिक को लेने के बाद आप मेन कैटेगरीज को डिफाइन करते हैं। अब मेन कैटेगरीज के लिए ये तरीका होता है कि आप कैपिटलाइजेशन जो है वो अल्फ़ाबेटिकली यूज़ करेंगे। मसलन ये इंट्रोडक्शन आ गया जी आपका, कोई भी टॉपिक आप लिख रहे हैं, सबसे पहले आपने इंट्रोडक्शन लिख दिया। अब ये बी आ गया। अब बी पे नॉर्मली मैं स्टूडेंट्स को कहता हूँ कि थीसिस स्टेटमेंट लिखें, लेकिन ये कोई स्ट्रिक्ट रूल नहीं है कि आपने थीसिस स्टेटमेंट आउटलाइन में लिखनी है या नहीं लिखनी, इट डजंट मैटर। इंट्रोडक्शन में आपका थीसिस स्टेटमेंट जो है, आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है और जो आपका पॉइंट ऑफ व्यू है वो बयान करना ज़रूरी है। लेकिन मैं अक्सर लिखवा देता होता हूँ कि आप इंट्रोडक्शन के बाद जो है वो आउटलाइन में दे दें। फॉर एग्जाम्पल अगर हम कहते हैं कि एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन वुड एम्पावर पाकिस्तान, तो इसके ऊपर मैं लिखूंगा कि सिंस वुमेन ऑक्यूपाई ऑलमोस्ट हाफ द पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री और द लैंड ऑफ प्योर, सो विदाउट एम्पावरिंग देम इट वुड बी अ ड्रीम टू एम्पावर पाकिस्तान। मतलब ये मेरा स्टांस आ गया थीसिस स्टेटमेंट में और मैंने यहाँ पे लिख दिया। अगर नहीं लिखना डजंट मैटर। तो जब आउटलाइन आप बनाते हैं तो टॉपिक को पहले तो आप ट्री डायग्राम भी बना सकते हैं कि सेंटर में आपने टॉपिक लिखा, यहाँ पे सेंटर में कोई भी जो टॉपिक है उसको लिखा और उसकी मेन कैटेगरीज जो है वो बनाना शुरू कर दें। एक तो ये तरीका है कि मेन कैटेगरीज पहले बना ली। अब जिस टॉपिक की दो टॉपिक्स में मैच है आपका जी कि आपने ये सिलेक्ट करना है, तो जिस टॉपिक की ज़्यादा मेन कैटेगरीज बनेगी वो आपका टॉपिक सिलेक्ट हो जाएगा मेन कैटेगरीज वाला, ठीक है। अब मेन कैटेगरीज के बाद जब आपने मेन कैटेगरीज डिसाइड कर लेनी है, फॉर एग्जांपल इसी टॉपिक को लेते हैं कि एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन वुड एम्पावर पाकिस्तान, तो उसकी मेन कैटेगरीज ये हैं कि
पहली बात तो यह है कि एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन का एम्पावरमेंट ऑफ पाकिस्तान के साथ क्या रिलेशन है, यानी इंटरप्ले ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन एंड एम्पावरमेंट ऑफ पाकिस्तान, इंटरप्ले है इनका कि नहीं है। पहली कैटेगरी आपकी ये बन गई। फिर उसके बाद उसकी सब कैटेगरीज तो बाद की बात है, लेकिन इसको बताना पड़ेगा कि अब तक क्यों नहीं एम्पावरमेंट हुई वुमेन की। व्हाट एल्स पाकिस्तानी सिस्टम टू एम्पावर वुमेन, क्या बुराइयां हैं इसमें, क्या बीमारी है इस सिस्टम में कि एम्पावरमेंट अभी तक नहीं हुई 50% पॉपुलेशन होने के बावजूद औरतों की। फिर आपके पास में सब कैटेगरीज आ जाएगी कि जो फैक्टर्स हैं दैट कैन कंट्रीब्यूट टू द एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन, ये मेन कैटेगरीज हैं। सबसे पहले आपने जो है वो मेन कैटेगरीज बनानी होती है, मैंने आपको कहा है। और जाहिर है कि रिजल्टेंटली एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन जो है वो एम्पावर करेगी पाकिस्तान को, ठीक है। फैक्टर्स दैट कैन कंट्रीब्यूट टू द एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन, इस तरीके से आप फिर यहाँ तक भी ऐड कर सकते हैं कि रिसेंट स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नमेंट, या कौन से जो लीगल फ्रेमवर्क जो है वो तैयार किया गया है, वुमेन प्रोटेक्शन ऑर्डिनेंस जो है वो तैयार किया गया है 2012 में, या इस तरह के जो भी ऑर्डिनेंस हैं या तहफ़्फ़ुज़ात के लिए जो एक्ट्स हैं या ऑर्डिनेंसेस हैं सॉरी, तो उसको आपने मेंशन करना है। स्टेप्स जो है वो गवर्नमेंट के आप बता सकते हो और कंक्लूजन की तरफ। अब आपको पता है कि ये आपकी मेन कैटेगरीज तैयार होगी, तो आपने मेन कैटेगरीज जो है वो यहाँ पे लिखना है। अगर हम कहें कि इंटरप्ले ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट, इंटरप्ले ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट एंड एम्पावरमेंट ऑफ पाकिस्तान, अब ये आपका मेन कैटेगरी है। तो इसके बाद आपने सब कैटेगरी जो है वो ढूंढनी है, याद रखें। तो उसमें याद रखें कि ये कैपिटलाइजेशन है, तो जो सब कैटेगरी है एक तो आपने गैप देना है थोड़ा सा, और दूसरा उसको आप स्मॉल लेटर्स में लिखेंगे। यानी इकोनॉमिक एम्पावरमेंट का क्या इम्पैक्ट होगा, सोशल का क्या होगा, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट का क्या होगा, ये सारे आपने पॉइंट्स जो है वो ऐसे लिखते जाना है। तो ये सब कैटेगरीज जो है वो बन जाएंगे इसके। तो सब कैटेगरीज जो हैं वो बाद में बनेंगी, लेकिन टॉपिक जिन दो टॉपिक्स में बार बार कह रहा हूं मैं आपको कि आपको मैच है, दोनों टॉपिक्स में कंपटीशन है कि आप कौन सा जो है वो सिलेक्ट करेंगे। तो आप उन दोनों टॉपिक्स को रफ एंड पे जाके ऐसे सेंटर में लिख के उसकी एक ट्री डायग्राम बना लें, या इस तरह लिख लें जैसे मैंने जो है वो बनाया है, उसकी मेन कैटेगरीज को आइडेंटिफाई करें। तो अगर मेन कैटेगरीज आपकी आइडेंटिफाई हो गई तो सब कैटेगरीज आपको खुद ब खुद आ जाएंगी। तो जब जिसकी ज़्यादा मेन कैटेगरीज बन रही हैं, अब उन ये नहीं, बात का क्या होता है कि मेन कैटेगरीज आपके पास 7-8 बन रही होती हैं, या सब कैटेगरीज 7-8 बन रही होती हैं। लाजमी नहीं होता कि आपने हर एक को जो है वो शामिल करना है। फिर उसको हम परखते हैं, जैसे मैंने पहले बताया कि क्या वो कनेक्ट हो रही हैं टॉपिक से, क्या आपके पास इतने एविडेंसेस हैं कि आप उनको कनेक्ट कर सकते हैं टॉपिक के साथ या प्रूव कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपने देख के फिर इसको फाइनल करना है। तो जब फर्स्ट कैटेगरी की सब कैटेगरीज आ जाएंगी, इसी तरह से सी आ जाएगा, ठीक है। फिर आप बता देंगे कि व्हाट एल्स पाकिस्तानी सिस्टम या पाकिस्तानी सोसाइटी टू एम्पावर वुमेन, के कौन सी चीज़ें हैं, कौन सी डिजीज़ है जो वुमेन को एम्पावरमेंट की तरफ नहीं ले जा रही। तो फिर उसी तरह आपकी इसी तरह से सब कैटेगरीज जो है वो बनती जाएंगी और आप उसको कंटिन्यू करते जाएंगे। तो मेन कैटेगरी और सब कैटेगरी ये आपने साथ साथ लेके चलनी है, ठीक है। अब एक चीज़ याद रखें कि एक स्पेसिफिक ऑर्डर होता है, स्पेसिफिक ऑर्डर होता है जिसको आपने फॉलो करना है, क्योंकि आपने उसको ऐसे में भी आगे लेके चलना है। एक चीज़ याद रखें कि जब आउटलाइन जो है आपने जिस ऑर्डर में पॉइंट्स आउटलाइन में लिखे हैं, आगे पैराग्राफिंग भी आपकी उसी मेन बॉडी में पैराग्राफिंग भी उसी जो है वो तरतीब से होनी चाहिए, ठीक है। मतलब ये कि आपको अगर वो देखना चाहे कि उसने इंटरप्ले ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन एंड एम्पावरमेंट ऑफ पाकिस्तान आपने किया है, तो वो डायरेक्ट भी देखना चाहे तो उसे पता हो कि ये थर्ड पैराग्राफ है जी, ये सोशल का या इकोनॉमिक का या पॉलिटिकल एस्पेक्ट का कितना पैराग्राफ है जी इसमें इंटरप्ले वाले मेन टॉपिक में। तो वो वहाँ पे फौरी पहुँचे भी डायरेक्टली, अगर वो उस पैराग्राफ तक भी जाए तो आपकी जो है वो कोई उसमें गुंजाइश ना हो कि उसे लगे ना कि आपने आउटलाइन को फॉलो नहीं किया। इसलिए आउटलाइन की जो ऑर्डर है, ऑर्गेनाइजेशन है, वो बड़ा मैटर करता है। इसी वजह से मैंने आपको पहले नंबर पे कहा कि फ्लेक्सिबिलिटी रखें आउटलाइन में, उसको रफ बनाएं, रफ बनाने के बाद उसको जो है वो लेके आएँ नीट में, ताकि उसमें फ्लेक्सिबिलिटी रहे और जो पॉइंट्स आपके
कहीं मिस हो भी गए हैं लिखते वक्त तो वो वहाँ पे ऐड हो सकें। तो ये मैंने आपको बता दिया। तो ये इस तरीके से आपने एक आउटलाइन बनानी है किसी भी ऐसे की। कोशिश किया करें, मैंने पहले ही बताया कि वीकली एक ऐसे लिखें या फोर्टनाइटली, अगर आपके पास एग्जाम में काफ़ी टाइम है तो मंथली 2 ऐसे कंप्लीट करें। लेकिन जो हमारा अपना स्टाइल है, एकेडमी में हम पढ़ाते हैं तो हम तो बच्चे से डेली बेसिस पे उसको करवाते हैं कि इंट्रोडक्शन लिखे, कम अज़ कम इंट्रोडक्शन और आउटलाइन लाजमी बनाए डेली बेसिस पे। तो आप इसको प्रैक्टिस जब तक नहीं करेंगे, जितनी मर्जी थ्योरी आप पढ़ लें, I am trying my best to make it easier for you, but you can make it easier for yourself only when you will practice these principles. Okay? Thank you.